प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पे आते हैं। तो मेनली दो प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास यहाँ पे, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। सो इसके अंदर रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं जो कि लंग्स की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो एयर को लंग्स के अंदर लेना एटमॉस्फेयर से ब्रीथिंग या वेंटिलेशन का एक प्रोसेस होता है, और इसमें एक इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और एक एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। तो यही बात की गई है इसके अंदर भी। अब आते हैं लंग कैपेसिटी के अंदर। लंग कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? लाइक ए बलून, लंग्स कैन बी फिल्ड विथ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ एयर। सरप्राइजिंगली वी यूज़ नॉर्मली अबाउट 1.5 लीटर ऑफ एयर कमिंग इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर 5 लीटर हवा होती है, जिसमें से हाफ लीटर ऑफ एयर को यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो हमारे पास एक तो इंस्पायरेशन होती है जब आप इन कहते हैं, तो ये अंदर की बात हो रही है। एक्सपायरेशन अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये बाहर की बात होती है। तो ओवरऑल जो इंस्पायरेशन होती है, इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ हो रही होती है कि एयर एल्वेलाई ऑफ लंग्स में जा रही होती है, और इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है अलॉन्ग विद डायफ्राम, और वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो है वो बढ़ जाता है जबकि प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो लिहाजा वॉल्यूम ऑफ लंग्स कॉज करता है एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। ठीक है, तो आपके पास मेन 2 से 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपके पास एयर जा रहा है एल्वेलाई ऑफ लंग्स में, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज़ होगा और प्रेशर जो है उसके उलट में डिक्रीज़ हो रहा है। अब एक्सपायरेशन इसका उलट एक प्रोसेस है। एक्सपायरेशन के अंदर इंटरकॉस्टल और डायफ्राम को रिलैक्स करने का मौका मिलता है, और रिब्स अंदर जाते हैं और डायफ्राम फ्लैट होता है और प्रेशर बढ़ जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और डायफ्राम रिलैक्स करता है, ठीक है। सो आपके पास ओवरऑल यही होता है। गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेलाई। इसके बाद हमारे पास गैसियस एक्सचेंज एल्वेलाई जो है वो इसमें ये बात की गई है कि गैस एक्सचेंज होती है एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाय ब्लड इज़ गिवन आउट टू द एयर प्रेजेंट इन एल्वेलाई। एल्वेलस और ब्लड कैपिलरी जो है वो गैसियस एक्सचेंज कराते हैं, जिनकी थिकनेस 1 सेल लेयर्ड होती है, ठीक है। हमारे पास एल्वेलस और ब्लड कैपिलरी की बात की जा गई है, जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी थिकनेस 1 सेल लेयर्ड होती है, ठीक है। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इसमें से भी क्वेश्चन डिराइव हो सकता है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है। तो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का डिफरेंस बेसिकली हमें पता चलता है कि जो कंपोजिशन है इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि दिया गया है कि ऑक्सीजन में इंस्पायर्ड एयर जो है वो अबाउट 21 है, एक्सपायर्ड एयर के अंदर ये अबाउट 16 है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो इंस्पायर्ड एयर के अंदर है वो 0.03 है, और एक्सपायर्ड एयर के अंदर ये 4 तक है। नाइट्रोजन के लिहाज से ये 79 है, और नाइट्रोजन दोनों में जो है मतलब एक्सपायर्ड एयर में और इंस्पायर्ड एयर में ये बराबर का होता है। वाटर वेपर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं और वो होते हैं सैचुरेटेड। अब इसका भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है। सो वाटर वेपर की मिकदार जो है इंस्पायर्ड एयर के अंदर वो कम होती है, इसलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। और एक्सपायर्ड एयर के अंदर उसकी जो एक्सेल्ड एयर है, ठीक है, उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं, तो उसे हम जो है सैचुरेटेड का नाम देते हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होता है इंस्पायर्ड एयर के अंदर जो है कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंस्पायर्ड एयर के अंदर परसेंटेज कितना होता है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होता है 15 सेंटीग्रेड, ठीक है। और 15 डिग्री मतलब आपके पास आप कह लेंगे 15 डिग्रीज़ तक। और एक्सपायर्ड एयर के अंदर आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस है।
तो एक्सपायर्ड एयर के अंदर जो है आपके पास वो ज़्यादा आपके पास टेम्परेचर है। आप कह सकते हैं कि ये जो है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 22 से सेंटीग्रेड्स का है डिफरेंस। सो नीचे वाले पैराग्राफ में कोई ऐसी ख़ास बात नहीं की कि बेसिकली एक्सपेरिमेंट को जो है इन्होंने, ये जो एक्सपेरिमेंट जो डायग्रामेटिकल आपको दिया गया है इसको ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो हमारे पास जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होता है तो वो मिल्की बन जाता है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट में जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है एज एक्सपेरिमेंट ए, जहाँ एयर को एक्सेल किया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ए में ये डायग्राम शो हो रही है। इन एक्सपेरिमेंट बी एटमॉस्फेरिक एयर को पास किया जाता है, और यहाँ पे जब एटमॉस्फेरिक एयर को पास किया जाता है तो विद इन एक्सपेरिमेंट बी उसका कोई इफ़ेक्ट शो नहीं होता और वाटर जो है वो ऑलमोस्ट अनचेंज होता है। अब आते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस पे। तो ब्रीदिंग इज़ लार्जली एन इनवॉल्ट्री प्रोसेस, इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। इनवॉल्ट्री प्रोसेस होता है, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन जो कि ब्रेन का एक पार्ट है उसको कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को। रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज होता है अकॉर्डिंग टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशंस। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाती है, जो साइमल्टेनियसली ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करता है, और इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन मिलती है मसल्स को। इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन मिलती है और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इंक्रीज़ होती हैं जब रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज़ होते हैं और वो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ करते हैं। अगर एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट करती है मसल सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। दैट इज़ वाई ये इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। मतलब ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की विदाउट ऑक्सीजन, तो इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन टर्म दिया जाता है। सो इसके रिज़ल्ट में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है मसल्स में इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो लैक्टिक एसिड है मसल्स के अंदर वो पाया जाता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके नतीजे में पेन और क्रैम्प डेवलप होते हैं मसल्स में। लैक्टिक एसिड के ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिससे ऑक्सीजन डेप्थ कहा जाता है। डीप ब्रेथ्स जो हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से मिलती है। मतलब आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास डीप ब्रीथिंग की वजह से होती है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर ये एक मशीन होती है जो कह सकते हैं लंग्स के तौर पे एक्ट करती है। तो ऑक्सीजन रिच एयर सप्लाई होती है डायरेक्ट ट्रैकिया को एक ट्यूब के ज़रिए, जो कि जो है वो सारी एयर इंसर्ट की जाती है, जिसके ज़रिए मतलब वो एयर इंसर्ट की जाती है। तो ओवरऑल इसमें इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन आप फिर भी इनके जो डायग्राम्स हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा फॉर द कॉन्सेप्ट। और जहाँ तक रेट ऑफ ब्रीथिंग का ख्याल है, मेरे ख्याल से एनारोबिक रेस्पिरेशन का आपसे पूछ सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी इम्पोर्टेंट इन दैट सेंस। अब आ जाते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोंकाइटिस। एयर पैसेज वेज की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। एयर पैसेज वेज जिसके अंदर आपके पास मतलब एयर ही है, तो आपके पास ज़ाहिर है उनके अंदर एयर मौजूद होती है, जो स्मोकिंग या बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कफ, इंक्रीज्ड म्यूकस सेक्रीशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लो फीवर यानी कि बुखार की वजह से ये होती है। मतलब ये सिम्टम्स शो होते हैं जब वो हम कह सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस भी है, हो सकता है इसके अंदर। एम्फीसीमा, it is related to progressive destruction to the alveoli due to long term exposure usually to the industrial pollutants। जब industrial pollutants की वजह से progressive destruction होती है alveoli की, मतलब alveoli
डिस्ट्रॉय तो हो रहे हैं, लेकिन टाइम बाय टाइम मतलब उनके प्रोग्रेशन में वो मतलब आप कह सकते हैं कि विथ सर्टन टाइम या कोई एक मखसूस वक्त के अंदर हो रहे हैं। जैसे ही वक्त बढ़ रहा है तो आपके पास उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। लेबोरियस ब्रीथिंग मतलब हैवी ब्रीथिंग जिसको हम कहते हैं, और फ्लैम यानी कि जो बलगम हम कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। न्यूमोनिया ये हमारे पास कॉमन टर्म है जो कि हमने सुनी हुई है। स्पेशल बैक्टीरिया जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं। एल्विलाई इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड और पस, ठीक है। ब्रीदिंग मुश्किल हो जाती है। पेशेंट को फीवर यानी बुखार, कफ यानी खांसी, चिल यानी आप कह सकते हैं सर्दी, और चेस्ट पेन ऑब्वियसली वो जो आपके सीने में दर्द होता है, ये आपके पास कॉमन सिम्टम्स शो होते हैं। अस्थमा, इसमें भी इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर वेज ऑफ लंग्स होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है यानी सांस की कमी। चेस्ट पेन सीने में दर्द, ठीक है। और फीवर यानी बुखार। वीजिंग साउंड जो हम कहते हैं ना कि गुरगुराहट का एक कह सकते हैं कि आवाज़ होती है, तो ये उसके अंदर शो होती है। ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स पॉलेंस, डस्ट, स्मोक, फर एंड फेदर्स और डिफरेंट सब्सटेंसेस जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उनकी तरफ। ये एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है यानी कि उनको मतलब ख़राब करता है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होते हैं पेशेंट के अंदर, और ये थोड़ी सी वर्स कंडीशन आप कह सकते हैं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अस्थमा जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डेथ कॉजिंग भी देखा गया, बहुत ज़्यादा मतलब ना फेटल भी हो सकता है कभी कभार। एंड इसमें से मोस्ट फेटल जो है वो आपके पास लंग कैंसर है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोक या एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं दूसरे टिश्यूज़ में। ये उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनमें को कफ विद ब्लड यानी मतलब जब वो खांसते हैं तो उनके मुंह से खून निकलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी आपके पास सांस की कमी हो गई। लंग इन्फेक्शंस होते हैं। वेट लॉस होता है, मतलब आप बोन एक जो कि हड्डियों में दर्द जिसे कहा जाता है, और हॉयर्सनेस यानी खुरदुरापन जिसे हम कहते हैं वो होता है, और वीकनेस ऑब्वियसली जो हम जिसे कमज़ोरी कहते हैं, और फटीग यानी आपको जिस्मानी थकावट भी हो सकती है इसके अंदर। तो ये आपके ओवरऑल लंग कैंसर था, और इसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को भी आप एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर शॉर्ट में नहीं तो कम से कम इसमें से MCQ ज़रूर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसमें से आ सकता है। सो आपका ये रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है हमारे पास कंप्लीट होता है। सो ओवरऑल आप जब समरी पढ़ेंगे और MCQ सॉल्व करेंगे, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और यही इसके अंदर ओवरऑल बात की गई थी।